किसी ने आज तक मार्वल वालों से पूछा कि भाई ये सुपरमैन पैंट के ऊपर लाल चड्डी पहन के क्यों उड़ता फिरता है। कभी किसी ने हॉलीवुड वालों से पूछा कि टार्जन को ऐसी क्या मुसीबत थी कि रोजाना क्लीन शेव होके वो जंगल में घूमता रहता था। उसे कौन सा अपने एचआर मैनेजर को जवाब दे होना था कि आज आपने शेव क्यों नहीं बनाई। दोस्तों, जब आपको फ्लॉज निकालने हो तो आप किसी भी फिल्म में फ्लॉज निकाल सकते। मैं आपको जेम्स कैमरॉन के अवतार के बारे में एक बात बताऊं। अवतार में सन 2500 दिखाया था, इतनी एडवांस दुनिया थी, इंसान जो है वो पता नहीं कहां कहां जा रहा था, कैसी कैसी चीजें इजाद की हुई थी। लेकिन उसमें जो हीरो था, टांगों से माजूर था, उसको जो व्हील चेयर दी हुई थी, वो उस व्हील चेयर को हाथ से घसीटता था। इतने एडवांस दौर में उसको ऐसी रोबोटिक व्हील चेयर नहीं दी कि जिसकी वजह से उसको सिर्फ जिसको वो आंखों से गाइड कर सके, दिमाग में सोच के गाइड कर सके, क्योंकि आपके लिए सिर्फ सिंपैथी क्रिएट करनी थी। किसी ने नहीं पूछा जेम्स कैमरॉन से कि भाई आपने उसको व्हील चेयर जो थी वो हाथ से घसीटने वाली क्यों दी, जबकि आज सन 2025 में भी ऐसी व्हील चेयर्स हैं जो सिर्फ आंख के इशारे से। ये इतना लंबा इंट्रो जो मैंने दिया है वो सिर्फ इस वजह से दिया है कि सुबह 6 बजे लोग निकल गए थे वार 2 देखने के लिए, वो तमाम के तमाम लोग सुबह से वार 2 की इंतहाई ज्यादा बुराई कर रहे हैं, इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हैं। और मुझे हैरत अंगेज तौर पे फिल्म बहुत पसंद आई है। मुझे ये फिल्म क्यों पसंद आई, लोग इसको क्यों बुरा कह रहे हैं, आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे। दोस्तों, आमतौर पे मैं जब रिव्यू करता हूं, मैं कहता हूं मैं ऑनेस्ट रिव्यू करता हूं, क्योंकि मुझे किसी से पैसे नहीं मिलते। और अक्सर ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म की तारीफ देख के मुझे लगा कि इस फिल्म की तारीफ करने के लिए इसने पैसे लिए होंगे। लेकिन आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि शायद वार 2 की बुराई करने के लिए लोगों ने पैसे पकड़े हैं, सिर्फ इस वजह से कि वार 2 के आगे कुली को बेहतर साबित किया जा सके। कुली अपनी जगह बेहतरीन होगी, उसका कल रिव्यू कर लेंगे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक दिन में 2 फिल्में देख के उन दोनों फिल्मों का रिव्यू कर सकूं, इसलिए आज सिर्फ वार 2 पे बात करेंगे। वार 2 में फ्लॉज हैं, मैं उन फ्लॉज को भी हाईलाइट करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आप वार 2 क्यों देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग इन दिस मूवी। कब क्या हो जाएगा आप बिल्कुल भी गैस नहीं कर सके। इंटरवल सीन, क्या कमाल इंटरवल सीन है, इतना शानदार, इतना जबरदस्त तो क्लाइमैक्स नहीं होता जैसा इस फिल्म का इंटरवल सीन है। सारी फिल्म घूम चुकी है, जो कुछ आपने सोचा था अब सब कुछ उल्टा हो चुका। ट्रेन एक्शन सीन, वैसे तो इसमें बहुत सारे एक्शन सीन है, लेकिन ट्रेन एक्शन सीन में जो इमोशंस हैं, उस एक्शन में जो कुछ दिखाया गया है उसमें 3 लोग हैं। आपने देखा होगा, ट्रेलर में देखा होगा, पहले भी लोगों ने बात की थी कि गाड़ी में ऋतिक रोशन के अलावा कोई और भी है, और वो कोई और जो है वो एक्चुअली ऋतिक रोशन की मुंह बोली बेटी है, जो नैना की बेटी है, जो वार 1 में वानी कपूर थी। और वो सीन जो है ना, जब आप उसको देखेंगे सिनेमा में तो इमोशंस है, ब्रेवरी है, दोस्ती है, दुश्मनी है, बहुत कुछ है। एक सीन के अंदर जो कुछ अयान मुखर्जी ने डाला है उसके लिए उसको हेड्स ऑफ। इस फिल्म में नॉर्थ का सुपरस्टार ऋतिक रोशन और साउथ से जूनियर एनटीआर को लिया गया था, और इस फिल्म को दोनों जगह रिलीज करना था। यानी आपने ऋतिक रोशन की भी नाक नीचे नहीं करनी थी और आपने जूनियर एनटीआर की भी नाक नीचे नहीं करनी थी। और अयान मुखर्जी ने इस चीज को बहुत शानदार तरीके से हैंडल किया है। आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन हल्का था, कौन भारी था, कौन हीरो था, कौन विलन था, कब हीरो विलन है, कब विलन हीरो है। लेकिन बहरहाल दोनों को बराबर से टाइम दिया है। दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो इतनी शानदार तरीके से हैंडल की है कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वाले ऋतिक रोशन के रोल को कहेंगे कमाल कर दिया, और साउथ वाले कहेंगे जूनियर एनटीआर तुमने तो फिल्म लूट ली। क्लाइमैक्स, क्या कितनी दफा ऐसा हुआ होगा कि आप विलन की मौत पे दुखी हो जाए। अगर आपको ये अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं एक्सपीरियंस हुई है तो वार 2 में जाके इसे भी एक्सपीरियंस करो। ये तो बहुत दफा बहस होती है कि कब किस फिल्म में विलन दुरुस्त था, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि विलन मर रहा है और आपको दुख हो रहा है। कमाल है ना। और सबसे आखिर में 5 सितारे, 5 स्टार, और 5 स्टार ने अपनी अपनी जगह कमाल है। ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अनिल कपूर इस फिल्म का तीसरा हीरो है। मैं इसको साइड हीरो भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वो तीसरा पिलर है। अनिल कपूर साहब जो है ना, मेरे बचपन से हीरो आ रहा है और आज तक हीरो ही है। आशुतोष राणा की एक्टिंग से हम सब वाकिफ हैं, उसके कैरेक्टर से भी वाकिफ है, वो वही है। लेकिन बहरहाल जहां जहां उसको जो जो स्पेस मिली है उसने अपने बहुत शानदार तरीके से डिलीवर किया है। और कियारा एडवाणी सरप्राइज, मैंने बाकी तमाम लोगों के रिव्यू में देखा है, वो ये कह रहे हैं कि कियारा का रोल ही नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि कियारा को बहुत
शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक गाने में कुछ सीन के अलावा ये फिल्म ओवरऑल बहुत शानदार, साफ सुथरी फैमिली एक्शन फिल्म है। और ये एक्शन फिल्म है जिसमें स्टोरी जो है एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए है, और वो स्टोरी जस्टिफाइड है, बल्कि बहुत क्लास की स्टोरी है। आपको टर्न्स मिलेंगे, ट्विस्ट मिलेंगे। इस फिल्म में इमोशंस हैं। सबसे अहम चीज जो होती है ना स्पाई यूनिवर्स में, इमोशंस होते हैं। आपको इमोशनल कर दे, आप जज्बाती हो जाए, आपकी आंखें भीगने लगे। मैं पठान फिल्म का एक सीन का जिक्र करूंगा, परहैप्स के वो इंडियन लोगों के लिए था, लेकिन मैं फील कर सकता हूं जब वो डिंपल कबाड़िया वगैरह जो है सलूट करते हैं, जब वो मौत को गले लगाने वाले थे, डेथ बिफोर डिसऑर्डर। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब फिल्म देख इंडियन ऑडियंस को प्राउड फील होगा। हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत करने का हक है, और हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत करने के लिए किसी दूसरे मुल्क से नफरत करना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। और यह फिल्म पैट्रियटिज्म से भरपूर है, इसमें फ्रेंडशिप है। बहुत सालों बाद धर्मवीर और धर्मवीर की जोड़ी, इसमें दोस्ती भी है, इसमें दोस्तों के दरमियान गलतफहमी भी है, दुश्मनी भी है, दोस्तों का आमने सामने भी आना है। और जिस तरह से इसमें ऋतिक रोशन और एनटीआर जूनियर का पास दिखाया है, उनका जो बैकग्राउंड डेवलप किया है, और आज वो दोनों जहां खड़े हैं वो वहां क्यों खड़े हुए हैं, इसे बहुत खूबसूरती से डेवलप किया है। बहुत सालों बाद कोई फिल्म फ्रेंडशिप पे आई है, और यही ये फ्रेंड्स भी हैं, ये दुश्मन भी हैं, ये एक दूसरे को मारना भी चाहते हैं, एक दूसरे को बचाना भी चाहते हैं, ये एक दूसरे को तकलीफ भी नहीं देना चाहते, और ये एक दूसरे को पता नहीं, एक अजीब सी कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। लेकिन आप जस्टिफाई रहेंगे, आप इन दोनों के इमोशंस को फील कर सकेंगे, आपको समझ आएगी कि हाँ ये दोनों क्यों ऐसे हैं। बहुत ही जबरदस्त, पता नहीं क्यों मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लग गई। परहैप्स के इसमें जाहिर है इंडिया है, और इंडिया हो तो उसका एक दुश्मन पाकिस्तान भी होता है, लेकिन बहरहाल इसमें पाकिस्तान कोई ऐसा खास दुश्मन नहीं है, बल्कि इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं सारों को एक साथ लपेट दिए। चाइना, रशिया, बांग्लादेश, म्यांमार को भी नहीं छोड़ा, इतने छोटे से मुल्क को भी इसमें बहरहाल दुश्मन रखा है। यानी टाइगर 3 के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इंडियन ऑडियंस को इस चीज से क्या दिलचस्पी है कि इंडिया का स्पाई एजेंट जो है वो आके पाकिस्तान के वजीर आजम को बचाए। अरे बचाना है तो अपने वजीर आजम को बचाओ ना। और इसमें ऐसा ही कुछ है। बहरहाल ये एक स्पॉइलर है, माजरत। सॉन्ग्स आप देख चुके हैं, सॉन्ग्स इस फिल्म का फुटे नहीं है, ठीक है। फिर मेरे ख्याल में एक गाना जो वो डांस कंपटीशन है वो सिर्फ इस वजह से है कि एनटीआर जूनियर को अपने डांस पे बहुत फख्र है। आरआरआर में उनका डांस बहुत मशहूर हुआ था, और अब ऋतिक भाई भी डांस करते हुए ही आए थे। तो ये दोनों जो सोल्जर हैं, दोनों जो वॉरियर हैं, दोनों जो कमांडो हैं, दोनों जो अकेले ही पूरी दुनिया को फड़का सकते हैं, दोनों का एक मुकाबला डांस का भी बनता था। वो डांस उन दोनों के दरमियान डांस डालने के लिए वो एक गाना है, वो आप देखें या ना देखें, लू ब्रेक है, आप चाहे तो थोड़ा सा बाहर निकल के सिगरेट विगरेट पी सकते हैं। और क्यारा वाला जो गाना है उसे भी आप स्किप कर सकते हैं। बहुत मतलब अगर ये दोनों गाने नहीं भी होते तो इस फिल्म में कख भी फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इसके, जाहिर है इतनी परफेक्शन तो नहीं हो सकती ना। मैं जब सुबह से रिव्यू देख रहा था, मैंने फिल्म नहीं देखी तो मुझे लग रहा था कि साले साहब ने बिनोई साहब के पैसे वाड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अयान मुखर्जी ने बेहतरीन डायरेक्शन की है। हाँ, ओवर एक्टिंग तो सुनी होगी आपने, लेकिन ओवर एक्शन इसमें पहली बात मैं टर्म यूज करूंगा कि इसमें ओवर एक्टिंग सबने बहुत शानदार की। और ऋतिक रोशन ने तो जहां पे भी आया स्क्रीन प्रेजेंस, मैं आप लोगों को कन्फेस करता हूं कि शाहरुख खान के बाद अगर मुझे कोई बंदा बेहद पसंद है तो वो ऋतिक रोशन है। हो सकता है कि ऋतिक की वजह से मेरा टिप जा रहा हो, लेकिन मैं फिर बताऊं मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई, पता नहीं क्यों, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में ये फिल्म सिनेमा पे जाके देखने वाली चीज है। को देखने के लिए ओटीटी का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सिनेमा में फील करने वाली चीज है। इसके जो फ्लॉज हैं वो फ्लॉज हैं जो हमने बहुत दफा देखे हैं, पता नहीं क्यों आज उनको बहुत ज्यादा एग्जैगरेट किया जा रहा है। ओ भाई ठीक है यार, बहुत दफा ऐसा हो गया है कि चारों तरफ से जो है ना ऑटोमेटिक मशीन गनों से फायरिंग हो रही है और हीरो उसमें से बच निकला है। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल इसमें जो हवाई जहाज वाले जो एक्शन सीक्वेंस है वहां पे वो पता नहीं क्यों, एक तो वो सीन जो भी हंसी मजाक जो भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी वजह कि उसकी जो है ना वो इंपैक्ट नहीं कर सके। जैसे ट्रेन वाला जो सीन है ना वो बहुत ज्यादा शानदार है। उसमें से अगर आप फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है वो आपको फिजिक्स में तो वो फिजिक्स और साइंस मैथ से तो वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं बनेगा, लेकिन आप उसको एंजॉय करें कि तो आपको बहुत शानदार लगेगा। लेकिन वो जो जहाज वाला सीन है वो नहीं है। तो जो एक्शन सीन है वो बहुत जगह जो है इलॉजिकल हो गया है। रॉड घुस गई है सीने के अंदर, घुस गई है दोनों के, और फिर उसके बाद वो निकले, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और फिर भूल गए कि उस रॉड का क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे कोई टाके छाके लगाए कि नहीं लगाए। पहले वो जमाने में तो टाके भी लगा देते थे, इस दफा तो डायरेक्टर ने इस बात की भी जहमत नहीं गंवा रखी कि जख्मों पर टाके लगा दिया जाए, उसके बाद वो ओके रिपोर्ट है।
तो अगर इस फिल्म में कोई चीज में फ्लॉज है तो वो एक्शन सीन के अंदर है। यानी एक्शन सीन के आने की वजूहात में आमतौर पर कहता हूं कि एक्शन डाल देते हैं, स्टोरी नहीं होती। स्टोरी को डेवलप किया है उन एक्शन सीन के लिए, वो बहुत परफेक्टली टाइम्ड है, वो आपको पसंद भी आएंगे। अगर आप उसमें जो फ्लॉज निकालेंगे वो ये है कि एक्शन ज्यादा हो गया, एक आदमी 20 लोगों से लड़ गया, या एक के हाथ में 9mm है और दूसरों के हाथ में, सबके हाथ में जो ऑटोमेटिक मशीन गन है। तो इस तरह के एक्शन सीन्स में, या उड़ते हुए जहाज का दरवाजा खुला हुआ है और उसके बावजूद जहाज में हवा नहीं आ रही, तो ये वाले फ्लॉज अगर आपने इग्नोर कर दें तो ठीक है। अगर आपने ये बात इग्नोर कर दी कि टार्जन रोजाना शेव क्यों बनाता था, तो ये वाली छोटी चीजें भी इग्नोर की जा सकती हैं। बहरहाल ओवरऑल मेरे ख्याल में ये एक परफेक्ट इंटरटेनमेंट है और खास तौर पे मास इंटरटेनमेंट है। ये उन लोगों के लिए जो फिल्म को बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, फिल्म के जरिए कुछ दुनिया में कोई इनकलाब लाना चाहते हैं, कोई साइंस या फिजिक्स मैथ वगैरह की चीजें देखते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये तो सीटी बजाने के लिए, और जो लोग सीटी बजाना चाहते हैं उनको बार बार सीटी बजाने का मौका मिलेगा, उनको बार बार क्लैप करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है एक आध जगह ऐसी हो जहां पे आप खड़े होकर भी ताली बजा सकते हैं। यकीन करें, आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। शर्त यह है कि आप एक्शन सीन के फ्लॉज जो हैं उनको इग्नोर कर दें। अगर आप एक्शन सीन में दिमाग लड़ाने लगेंगे, जिस तरह से कॉमेडी फिल्म में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, इसी तरह अगर इसके एक्शन सीन में दिमाग नहीं लगाएं बल्कि उनको सीन को स्ट्रेट फॉरवर्ड से एंजॉय करें, ठीक है हो गया जी। रैम्बो 2 में भी स्टालिन जो है ना वो पूरा टैंक धमाके से तबाह हो गया था और उसके बाद उसमें से जिंदा सलामत बाहर आ गया था, हमने उस पर भी तालियां बजा दी थी, तो आप इस पर भी तालियां बजा सकते हो, कोई बात नहीं। और फिर क्लाइमैक्स और फिल्म खत्म नहीं होनी। जब जब आप सोचेंगे फिल्म खत्म होने वाली है, फिल्म खत्म नहीं होगी, फिल्म थोड़ी सी और आगे जाएगी। जब तक इस फिल्म के एंड में अल्फा का लोगो नहीं आए, आप समझ लें कि फिल्म अभी चल रही है। आपने कहां तक देखनी है, जब अल्फा का लोगो आ जाए। और एक बात तो कंफर्म हो गई है कि अल्फा को आलिया भट्ट अकेले नहीं उठा सकती थी, इसलिए आलिया भट्ट के साथ अब अल्फा में बॉबी देओल भी हैं। बॉबी देओल का किरदार मेरे ख्याल में वही होगा जो वार में आशुतोष राणा का है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।